तो बच्चों, पिछले बार हम लोगों ने जितने भी केसेस किए पिछले क्लास में, वो सारे के सारे आइडियल पुली ब्लॉक अरेंजमेंट थे। लेकिन बोर्ड में प्रैक्टिकल पुली ब्लॉक अरेंजमेंट के एफिशिएंसी के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चलो हम उस पर भी बात कर लेते हैं। आइडियली द पुली and the blocks should be massless, rope should be massless, there should be no friction between different part of the pulley block system. But this is not the practical case. There is finite weight of pulleys and strings. That means the pulleys and strings are not weightless or massless. There is friction between rope and pulley and between pulley and its axle. Strings are not perfectly elastic, which is the case in ideal pulley block system. Elastic होने पर जो भी एनर्जी है वो स्ट्रिंग में उसे खींचने में खर्च नहीं होती। लेकिन अगर स्ट्रिंग परफेक्टली इलास्टिक नहीं है तो कुछ एनर्जी उसको खींचने में वेस्ट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। और जो पार्ट्स हैं मशीन के वो परफेक्टली रिजिड नहीं है। ये भी एक तरीके से उन पार्ट्स को जब वो काम कर रहे होते हैं, वेट उठा रहे होते हैं, तो वो पार्ट्स परफेक्टली अगर रिजिड नहीं होते तो वो डिफॉर्म होते हैं और उनके डिफॉर्मेशन में कुछ एनर्जी जो हम इनपुट लगा रहे होते हैं, एनर्जी खर्च कर रहे होते हैं पुली ब्लॉक सिस्टम पर लोड लिफ्ट करने के लिए, वो कुछ एनर्जी का हिस्सा उन्हें डिफॉर्म करने में खर्च हो जाता है। कुछ हिस्सा स्ट्रिंग के इलास्टिक ना होने पर स्ट्रिंग को खींचने और वापस अपनी लेंथ को गेन करने पर जब लोड हटा देते हैं तो उस प्रोसेस में डिफॉर्म करने में खर्च हो जाता है। तो इस तरीके से परफेक्टली इलास्टिक ना होना स्ट्रिंग का और परफेक्टली जो पार्ट्स हैं वो रिजिड ना हो तो भी कुछ एनर्जी डिफॉर्मेशन में खर्च हो जाती है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से जो एक आइडियल पुली ब्लॉक सिस्टम है वो आइडियल नहीं रह पाता है और प्रैक्टिकली जो वर्क हम इनपुट कर रहे होते हैं मशीन पर, वो वर्क और जो वर्क हमको मशीन से मिल रहा होता है जिसे हम आउटपुट वर्क कहते हैं, वो वर्क इक्वल नहीं होता और एफिशिएंसी 100% नहीं होती है। सो चिल्ड्रन, वी कंक्लूड दैट बिकॉज ऑफ दीज three reasons, mechanical advantage and efficiency is less than 1. Now, what happens when the strings and pulleys are not massless? Let us consider few mathematical steps for that. हम लोग बच्चों एक सीधा सा केस लेते हैं 3 पुली सिस्टम्स का, ठीक है ना। और उसमें ये जो मूवेबल ब्लॉक है इससे ये स्ट्रिंग होल्ड करती है अलोंग विद द लोड। तो अगर ये मासलेस नहीं है तो इसका वेट लोड के साथ ऐड हो जाता है। तो जो ये तीनों स्ट्रिंग्स बैलेंस कर रही हैं या लिफ्ट कर रही हैं वो सिर्फ लोड L नहीं होता है बल्कि L प्लस ये एडिशनल वेट भी हो जाता है इन पार्ट्स का। तो उसको हम W के फॉर्म में, स्मॉल w के फॉर्म में यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो अब एक बार हम पहले इन 3 पुली ब्लॉक्स के लिए इक्वेशंस जैसे पहले लिख रहे थे कि एफर्ट इज इक्वल टू टेंशन, ठीक है ना। और लोड अगर आइडियल होता तो लोड को T प्लस टी प्लस टी 3T बैलेंस करता। तो आइडियली लोड को 3T के इक्वल होना था। और अगर आप इसे जनरलाइज करो, 3 पुलीज की जगह 4 पुलीज हो, 5 पुलीज हो, n नंबर्स ऑफ पुलीज हो, तो L इज इक्वल टू NT, ठीक है ना। इसको जनरलाइज करके नंबर ऑफ पुलिस को N लिख दिया। अब इसी के पैरेलल प्रैक्टिकल सिचुएशन में आओ। एफर्ट तो इक्वल टू टेंशन है, लेकिन अब ये अगर सिर्फ 3 पुलिस को कंसीडर करो तो T प्लस टी प्लस टी, ये तीनों जो स्ट्रिंग्स हैं ये सिर्फ लोड को होल्ड नहीं कर रही हैं, ये इस पुली के वेट को भी, ये एडिशनल वेट भी होल्ड कर रही हैं। तो T प्लस टी प्लस टी 3T शुड बी इक्वल टू L प्लस W। तो L प्लस W शुड बी इक्वल टू 3T। अब इसे जनरलाइज करें और अगर 3 पुलिस की जगह N पुलिस का सिस्टम हो तो L प्लस W शुड बी इक्वल टू NT। यहाँ से लोड की वैल्यू निकाली, देखो
कैसे निकाली? एन टी की जगह एफर्ट लिखा तो एन ई, और फिर लोड इक्वल टू हो गया एन टाइम्स एफर्ट माइनस वेट ऑफ एडिशनल वेट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पुली ब्लॉक। तो अब लोड की जगह पर आप ये वैल्यू रख दो और एफर्ट की जगह पर ई, तो मैकेनिकल एडवांटेज हो गया ये एक्सप्रेशन। और सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं एन माइनस वेट ऑफ एडिशनल पार्ट अपॉन एफर्ट। तो अब इन दोनों को कंपेयर करो। अगर आइडियल कंडीशन है तो मैकेनिकल एडवांटेज इज एन, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज लेस देन एन। इट इज एडिशनल वेट अपॉन एफर्ट, बाय दिस फैक्टर दिस इज लेस देन एन। तो इन दोनों के कंपैरिजन से हमें पता चला कि मैकेनिकल एडवांटेज एन से कम है। लेकिन वेलोसिटी रेशियो पर हम ये बात कर चुके हैं कि इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का वेलोसिटी रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप एफिशिएंसी कैलकुलेट करो तो एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला तो होता है वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, और दूसरा फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, या मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100 अगर हम परसेंटेज में एफिशिएंसी को एक्सप्रेस करें तो अब मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन एन बट वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू एन। तो जो एफिशिएंसी है वो भी इसे सिंप्लीफाई करो तो देखो इट इज लेस देन 1 बाई दिस फैक्टर। ठीक, तो एफिशिएंसी इज लेस देन 1 और लेस देन 100% बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स विच वी डिस्कस्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास। तो फटाफट हम इन मैथमेटिकल स्टेप्स को कॉपी करेंगे और पॉइंट्स को भी कॉपी करेंगे जो हमने शुरू में डिस्कस किए। और इसके अलावा वेलोसिटी रेशियो पर असर नहीं होता इन पॉइंट्स का, इन प्रॉब्लम्स का, ये भी मेंशन करने के लिए नोट्स में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और अब हम एफिशिएंसी पर थोड़ी सी बात और करेंगे। वंस वी गॉट दिस इंफॉर्मेशन दैट एफिशिएंसी इज लेस देन 1 or less than 100%, then obvious question is that how can we increase efficiency? प्रैक्टिकली हम एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश तो करेंगे ना। तो इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, ये जो एडिशनल वेट है इसे अगर हम कम से कम कर पाएं तो एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी। तो टू इंक्रीज एफिशिएंसी द लोअर मूवेबल ब्लॉक टैकल सिस्टम शुड बी as light as possible। और दूसरी प्रॉब्लम आती है कि फ्रिक्शन की वजह से और डिफॉर्मेशन ऑफ रिजिड पार्ट्स और स्ट्रिंग की वजह से हमारी जो एनर्जी इनपुट है वो कम हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स। ये दो पॉइंट्स हमको याद रखने हैं व्हेनेवर द क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन वी इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ practical machine, practical simple machine. So actually it is applicable not only for pulley block system but any kind of simple or compound or complex machine. Then we come to know that efficiency is work output upon work input into 100. तो क्वेश्चन हो सकता है कि इनपुट वर्क किन पॉइंट्स किन फॉर्म्स में वेस्ट होता है. तो हमको ये पॉइंट भी याद रखना है कि इनपुट वर्क और इनपुट एनर्जी विच द वर्क विच वी डू ऑन द मशीन इज वेस्टेड अगेंस्ट फ्रिक्शन, फर्स्ट पॉइंट, against deformation of parts which are not perfectly rigid, second point, and third point is against lifting pulley and rope which are not perfectly which are not massless. तो ये जो तीन पॉइंट्स हैं ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो इनपुट वर्क का कुछ पार्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड साउंड वेस्ट कर देते हैं. तो जब क्वेश्चन स्पेसिफिक हो तो हमको आंसर भी स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा कि वर्क जो हमने मशीन पर किया वो किस फॉर्म में वेस्ट होता है. तो हमेशा ध्यान रखो कि जहाँ फ्रिक्शन होगा
वहाँ हीट प्रोड्यूस होगी। तो इनपुट एनर्जी इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड साउंड व्हेन द पुली ब्लॉक सिस्टम इज वर्किंग। तो हमको पता है ना कि साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है और हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। तो ये दो फॉर्म है जिसमें हम इनपुट एनर्जी को वेस्ट होता देखते हैं। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। वाई एफिशिएंसी इज लेस देन 100%। तो एक तो इनपुट एनर्जी किस तरीके से वेस्ट हुई वो इसका आंसर है, और प्रैक्टिकल मशीन आइडियल मशीन से एफिशिएंसी कम क्यों रखती है उसके लिए हमने जो शुरुआत में 3 पॉइंट्स लिखे हैं वो 3 पॉइंट्स उसके आंसर हैं। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान से लिखने से हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को परफेक्टली लिख पाएंगे और फुल मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो फटाफट हम इन पॉइंट्स को नोट कर लेंगे।